नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी छलकती हुई जज्बातें भाग 38। बातें करते हुए अचानक मोहन के रुक जाने पर फिर से जानकी भाभी कहने लगी, क्या हुआ, आप रुक क्यों गए? ऐसे में थोड़ा झिझकते हुए फिर से मोहन कहने लगे, मैं उन्हें अपने नाव पर बिठाकर राम जी के घाट तक छोड़ने चला, ताकि उन्हें वहां से रेल में चढ़कर अपने घर को जाना है। जब तक कि मैं कुशलपुर की घाट पार किया तब तक तो सब कुछ ठीक ठाक सी रही। सुलोचना अंदर ही अंदर व्याकुल होती रही। शायद उसे अपने घर में जाने की इच्छा ना थी। शायद वह यही चाह रही थी कि पहले दिन की तरह उसे हमारे घर में लेकर आऊं, परंतु उनके बाबूजी को कहे बिना तो मैं ऐसा नहीं कर सकते ना। आप ही बताइए कि उनके बाबूजी इस विषय में आज्ञा देते क्या? अगर किसी भी तरह से बात बनती कि उन लोग बीच में एक रोज हमारे घर में रुककर अगले दिन यहाँ से रवाना होकर अपने घर को चलेंगे, इस अवस्था में मैं उसे भी अपने घर में लेकर आता, क्योंकि बलरामपुर से राम जी के घाट बहुत दूर है। यह लोग चाहते तो एक रात यहाँ पर रुक सकते थे, मगर ऐसी मनसा उनमें नहीं थी। ऐसे में भला मैं उन्हें हमारे घर में कैसे लेकर आते? हालांकि मैंने उनसे इस विषय पर आज्ञा मांगा था, मगर बाबूजी ने माना कर दिया। अब आप ही बताइए कि मैं उसे अपने घर में कैसे लेकर आते? शायद इस बात से वह नाराज के साथ साथ व्याकुल भी हो रही थी। शायद उसके मन में यही विचार जाग रही थी कि किसी भी हालत में कम से कम मैं उसे अपने घर में लेकर आऊं। जानकी भाभी बड़े ही उत्सुकता भरे मन में सुनती रही और मोहन कहता चला गया, धीरे धीरे मैंने देखा कि सुलोचना के चेहरे में कुछ बदलाव आ रही थी। वह खूब रो रही थी और अपने आंचल से बार बार अपनी आंसू पोंछ रही थी और मेरे तरफ देख रही थी। तभी अचानक पता नहीं क्या हुआ कि वह पानी में गिर गई। मुझे अब तक समझ में नहीं आ रही है कि क्या सचमुच वह गिर गई थी या अपने से जानबूझकर कूद गई ताकि आत्महत्या कर सके, परंतु उसके कथन से तो यही लग रही थी कि उसने आत्महत्या करने की इरादा से ऐसा की होगी, क्योंकि वह बार बार यही कह रही थी कि मुझे क्यों बचाया, मुझे मर जाने दिया होता। सारी बातें मोहन अपने भाभी जी को विस्तार से कहने लगे। कुछ देर तक चुपचाप सुनते रहने के पश्चात जानकी भाभी एकाएक कहने लगी, देवर जी, यह तो बड़ी आश्चर्य की बात है। अगर वह सचमुच पानी डूब जाती तो उसे तो तैरना भी नहीं आती होगी। पिछले दिन तो मान लो कि डर के मारे वह पानी में गिर गई थी, मगर दूसरे दिन जब उसने पानी में गिर गई तो इस विषय को लेकर संदेह जगना स्वाभाविक है। और उसे जब डर लगती हो तो नाव के किनारे पर क्यों बैठी? किनारे की बजाय उसे तो पहले से ही नाव के बीच में बैठने थे ताकि डर के मारे पानी में ना गिरे। इस विषय में सोचने पर कुछ निष्कर्ष निकल सकता है कि उसके पानी में गिरने की कारण क्या है, मगर जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। अगर उसे बचाने को आप जल्द पानी ना कूद जाते तो सचमुच उसे बचाना मुश्किल हो जाती। यह तो समझो कि किस्मत अच्छी रही कि जल्द उसे बचा ली गई, चाहे वह अपने से कुंदी या हादसा हुई हो, मगर जो भी हो बच गई, यही सबसे बड़ी बात है। इस कारण भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। अगर वह डूबकर मर जाती तो पता नहीं क्या होता, आप भी बदनाम हो जाते। ऐसे में भगवान की शुक्रिया अदा करनी चाहिए। बातों बातों में मोहन कहता है, आपने ठीक कही, मैंने तो यह बात कभी सोचा भी नहीं है। अगर सचमुच वह डूब जाती तो लोग पता नहीं मुझे लेकर कैसी कैसी बातें बनाते। वैसे भी पता नहीं उस दिन के घटना को लेकर लोगों ने कैसे कैसे टिप्पणी की होगी। घर में पहुंचने पर भी पता नहीं सुलोचना को लोगों ने कुछ कहा होगा या नहीं। शायद बाबूजी ने बहुत डांटा होगा, मगर इस विषय में हम लोग भला क्या कर सकते हैं। बड़ी देर तक जानकी भाभी तन्मयता के साथ मोहन के बातें सुनती रही, फिर कहने लगी, अब देखो जो भी बात है सभी भगवान की इच्छा है। उनके इच्छा के आगे किसी के भी वश नहीं चलता। इस बात को समझकर हमें तसल्ली करना होगा। अगर आप दोनों का प्यार सच्चा है, अगर एक दूसरे के प्रति चाहत रखते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप दोनों के मिलन अर्थात शादी को कोई नहीं रोक पाएगा। मैं फुर्सत से माँ जी से बात करूंगी। आपके भाई साहब घर में आने पर मैं उनसे भी बात करूंगी।
ताकि आप दोनों को मिलाया जा सके तथा जीवन के बंधन में बांध सके। आपके बातों से तो यही समझ में आ रही है कि सुलोचना ने जानबूझकर नदी में कूदकर जान देने की कोशिश की। ऐसे में वह आगे भी ऐसा कोई गलत कदम न उठा ले, हमें इस बात पर ध्यान देना होगा। आप चिंता ना करें, मैं इस विषय पर माँ जी से बात करूंगी ताकि कोई ना कोई हाल निकल सके। हाँ, और एक बात कहती हूँ कि उस पोटली को मैंने खोल कर देखी तो थी, पता है उसमें क्या मिला? अभी तक रखा है, केवल मिठाई जो थी वह खराब हो जाएगी सोचकर मैंने निकाल ली। आप सबको खिला भी दी, बाकी सभी वैसा ही रखा है। खोलकर देख लो, देवरानी जी ने आपके लिए कुछ भेजी है, साथ में चिट्ठी भी है, देख लो। मोहन उत्साहपूर्वक चुपचाप वहां से उठकर अपने कमरे में आकर पोटली को खोलकर एकाएक चिट्ठी को पढ़ते पढ़ते भावुक हो गया और एकाएक सुलोचना के ख्यालों में खो गया। इतने में माँ भवानी देवी वहां पहुंच गई और धीरे से कहने लगी, मोहन बेटा, बहुत दिनों से देख रही हूँ कि तू समय से घर में नहीं आता, समय से खाना तक भी नहीं खाता। सुल्तानपुर का मेला तो शायद खत्म हो गई है, अब तो तुझे समय पर घर में आकर खाना खाकर आराम करना चाहिए, परंतु तू तो बिल्कुल घर में आता ही नहीं है। इस तरह से तो तेरा तबीयत बिगड़ जाएगा। मोहन कुछ कहे बगैर चुपचाप रह गया और सोचने लगा, इस समय किसी भी तरह की बातें कहना उचित नहीं होगा, वरन अपने मन की बातें अगर भाभी जी से कह दिया जाए तो शायद भाभी जी कोई ना कोई हल निकल सकती है। मुझे कुछ दिनों तक चुपचाप रहकर समय की प्रतीक्षा करनी होगी। सुलोचना और मोहन के प्रेम कथा धीरे धीरे सुलोचना के पूरे घर में फैल गई। सावित्री देवी एक रोज गंगा प्रसाद जी के पत्नी अनुसुया देवी से सुलोचना के बारे में बहुत से चर्चाएं करती है और कहने लगी, दीदी आप ही बताइए कि क्या की जाए। आपके देवर जी कहते हैं कि अगर भाई साहब होते तो आज हमें इतना सोचने की जरूरत ही ना होती। अब आप ही बताइए कि हम लोग क्या करें, हम लोग उन दोनों के प्रेम कथा को कैसे मंजूरी दें। हमारे सामने तो कोई तरह के समस्या है। एक तरफ जहां मंडली को चलाना एक बहुत बड़ी चुनौती है, वहीं सुलोचना मोहन नाम के एक लड़का से प्यार कर बैठी है। कायदे से देखा जाए तो हम लोग उस लड़का को जानते तक नहीं। उनके घर परिवार के बारे में जितना भी जाना है उस पर भी हम लोग यकीन के साथ नहीं कह सकते कि उनके परिवार वाले सुलोचना को अपने घर की बहू के रूप में स्वीकार करेंगे या नहीं, क्योंकि प्यार मोहब्बत अपनी जगह पर है तो घर परिवार अपनी जगह पर है। क्योंकि हम लोग नौटंकी करते हुए लोगों के मनोरंजन करने की दिशा में काम करते हैं, ऐसे लोगों को आम समाज अच्छे नजरों से नहीं देखते। ऐसे में यह भी डर है कि कल को सुलोचना के जीवन में कोई भयंकर तूफान ना आ जाए। आप तो जानते हो कि बेचारी ऐसे ही दुखी है। भाई साहब उसे लेकर आए थे, अब भाई साहब भी नहीं रहे। वैसे भी सुलोचना को हम सभी अपनी बड़ी बेटी मानते हैं, विशेषकर आपके देवर जी तो हमेशा उसे अपनी बेटी के तरह प्यार करते हैं। उनका कहना है कि हम लोग भला ही उन दोनों के प्यार को मानकर उसकी शादी करवा देंगे, मगर सबसे बड़ी बात है कि उन लोग सुलोचना को एक बहू की मर्यादा देंगे या उसे हमेशा घृणा की नजर से देखेंगे। पता नहीं उनके घर वालों के मानसिकता कैसी है। इस विषय को लेकर न केवल आपके देवर जी चिंतित हैं, मैं भी बहुत चिंता में पड़ गई हूँ। अब आप ही बताइए कि हमें क्या करना उचित होगा। सावित्री देवी के बातें सुनकर अनुसुया देवी बड़ी चिंता में पड़ गई और कहने लगी, यह तो सचमुच एक बहुत बड़ी समस्या है। अब तो हमारे सामने दो चुनौतियां हैं। सुलोचना चाहे किसी के भी बेटी क्यों ना हो, मगर अब तो हम लोग ही उसके माता पिता है और वह हमारी बेटी है। ऐसे में एक बेटी के प्रति माता पिता के जो कर्तव्य होती है उसे तो हमें पूरी करनी होंगी, चाहे आज हो या कल। हम लोग उसके साथ अपना पराया भेद नहीं कर सकते। हम लोग अपना कर्तव्य जरूर निभाएंगे, चाहे कभी भी क्यों ना हो। मगर सबसे बड़ी बात तो है कि मोहन के साथ शादी करवाना सही होगा कि नहीं, इस बात की आकलन करना जरूरी है, क्योंकि हमारे समाज और उनके समाज में बहुत से अंतर है।
ऐसा ना हो कि कल को वह लोग उसे बहुत से बातों को लेकर ताना मारे और उसके भी हस्र उसके माँ की तरह हो। ऐसे में हमें ऐसी किसी अनहोनी से बचने की प्रयास करने होंगे। बाकी रही मंडली के काम, हमें भी समय के साथ साथ कुछ ना कुछ नयापन करने की कोशिश करते रहना होगा, क्योंकि अब हमें भी इस बात की एहसास होना चाहिए कि हमारी बिटिया बड़ी हो गई है। कल को विदिशा, फिर एक रोज अनुराधा, इस तरह से सभी बड़े होंगे और समय के साथ साथ उनके भी किसी ना किसी से प्यार हो जाएगी या ना भी हो, मगर उन्हें हम लोग अपने घर में बिठाकर नहीं रख सकते हैं। समय के साथ साथ उनकी भी शादी करवानी होंगी, उन्हें ससुराल में भेजने होंगे। यह तो एक प्रकृति के नियम है, हम लोग उस नियम से परे नहीं रह सकते। ऐसे में हमें मंडली के लिए नई नई लड़कियां खोज कर लाने होंगे। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।